हाँ जी, नमस्कार। सभी अध्यापक गणों को राम राम। कैसे हो आप सभी? अच्छे हो? बैठ जाइएगा। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। पीछे वाले अध्यापक गण आवाज बराबर सुनाई दे रही है? जी हाँ, अभी आपके एक साथी थे, मेरे को कुछ ये देखे गए, ये किसका है? राम बाबू। ये जिस किसी का हो वो ले जाना, और नहीं हो तो मत लेके जाना। अब इसमें क्या है, मेरी कोई श्रद्धा नहीं है खोल के देखने की। मैं किसी के एरिया में और किसी के मोबाइल और किसी की वस्तुओं में ताक झांक नहीं करता, और ना आपको करनी चाहिए। अभी की बात है, जस्ट 11 से 1 वाली क्लास में मैं पढ़ा रहा था। पढ़ाते पढ़ाते लास्ट में कुछ बना दिया डायग्राम, तो वो चल रहा था। ग्रेड 2 वाला एग्जाम जैसे ही किसी ने टेलीग्राम पे डाला था, मैं उसको पढ़ रहा था। मैंने डायग्राम बना लो, वो चले जाना घर। वो एक जना आके यूं मेरे मोबाइल में, और मैं उसकी तरफ और उसका ध्यान मोबाइल की तरफ। यहाँ पोडियम पे आके एक स्टूडेंट था, बच्चा था, कोई बात नहीं। तो ताक झांक मत किया करो। बस में, ट्रेन में यात्रा करते हो, कोई मोबाइल चला रहा है, खुद का मोबाइल का ध्यान छोड़ के उधर यूं ऐसे मत रखा करो भाई। हर किसी की प्राइवेसी, उसको भंग मत किया करो। एक जना कह रहा है कि अपनी आदतें बता रहे हो, इसका मतलब इनकी आदतें भी मेरे जैसी हैं। खुद अपनी आदतों को बयां कर रहे हो। ना जीत पाओगे मुन्ना, नहीं जीत पाओगे मेरे से। पढ़ाने से ज्यादा बातें बनाने के लिए जाना जाता हूं, और इतनी अच्छी बातें बनाता हूं कि 2 घंटे का पता नहीं लगेगा कहां गई। जैसे अभी शुरुआत करने वाला, बंद कर लो, कॉपी वॉपी पढ़ ली है। अरे बंद तो कर लो थोड़ी देर, जब अब तक ही बंद पड़ी थी, अब और सही 5 मिनट। कहां जा रहे हो? सुनूंगा, आपकी सुनूंगा। आपको ही सुनाने और पढ़ाने के लिए आया हूं। अच्छा सुनो, देखो आवाज तो करना मत। L1 लेवल 1 वाले भी बैठे हैं, लेवल 2 वाले भी बैठे हैं। तो मैंने कहा था मैनेजमेंट को कॉल करके दोपहर से पहले, यानी सुबह वाली शिफ्ट में, मैंने आज इनका जो 2 टॉपिक बचे हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। वो बोले कि सर कुछ और भी बचा हुआ है। अब वो बच्चा क्या हुआ है, तो आप आवाज नहीं करें, पहले सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, उसको जवाब देना है। पानी तो पी लूं पहले। तो लेवल 2 वाले सुनेंगे पहले, बीच में बोलो मत। देखो, मैं आपके सारे स्टूडेंट्स की बात सुनूंगा। सभी अध्यापक हो आप, मेरे से कोई बड़ा है कोई छोटा है, बराबर का भी होगा। तो सुनिएगा। बराबर ही है, मैडम जी कहती है बराबर ही है, ना बड़े ना छोटे। चलो अच्छी बात। अब सुनिएगा, लेवल 2 वाले जो अध्यापक गण हैं, उनके सिलेबस है किसी के पास? लेवल 2 वाले SST वाले, जो मेरे को सिलेबस, तो क्या क्या बच रहा है आपका? उधर तो फोन किया था, आया नहीं, आ जाएगा। नंबर वंबर तो ठीक है, व्हाट्सएप बाद में कर देना, पहले अभी प्रेजेंट में यहाँ है तो वो दे दो। कई वैसे बच्चे क्या होते हैं, सर आपका नंबर दे दो, कोई प्रॉब्लम हुई तो सॉल्यूशन करवाने के लिए। ये नहीं पता कि नंबर देने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, प्रॉब्लम क्रिएट होती है, सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो किसी के पास सिलेबस ही नहीं है। आ तो रहा, नारी शक्ति रख सकती है आपके पास, तो आपकी किताब कॉपी मिल जाए, वही बड़ी बात है। सिलेबस तो दूर की बात है भाई। आवाज मत करो, सुनो। देखो, ये SS वाला यानी सामाजिक अध्ययन वाला सिलेबस है अभी मेरे हाथ में, तो सुनिएगा, शांतिपूर्वक सुनो तो सही, आपका ही समाधान है। अदरवाइज मैं तो अभी 2-4 लाइन लिखा के चला जाऊंगा, इसको बताऊंगा ये ऐसे पढ़ना है, वो वैसे पढ़ना है, अधूरा नहीं छोड़ूंगा, घबराए नहीं। देखो, इसमें दे रखा है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, प्रतीक चिन्ह दे रखे हैं, कुछ तो हो गए, 2-4-5 लाइनें और बची, मतलब 2-4-5 बिंदु और बचे हैं।
और अनुसंधान केंद्र आधे से ज्यादा तो आप पढ़ लिए हैं, बाकी और पढ़ लोगे। मैं बताऊंगा कहाँ पढ़े हैं, आप घबराओ तो मत, पहले सुनो तो सही। मैं बताऊंगा कहाँ पढ़े और क्या पढ़ा है। और इसमें राजस्थान के प्रमुख उद्योग दे रखा है, तो ये उद्योग भूगोल वाले गुरुजी ने नहीं करवाए क्या? चलो, उद्योग लगाने के लिए पैसे हैं आपके पास, लाओ, तभी तो लगेंगे। अरे रखे रखो, नहीं चाहिए भाई, मेरे को नहीं चाहिए। चलो फिर तो उद्योग। एक जना बोल रहा है चेक में लेगा कि कैश में, तीसरा कोई विकल्प है वो बता दो। और कौन सा टॉपिक है भाई जो इसमें बचा हुआ है आपके? एसएस वाला, वो तो सामाजिक अध्ययन है, उसमें तो ये जैसे कि पृथ्वी की गति, वायुमंडल, महासागर, वनस्पति, ये तो अलग से सब्जेक्ट करवाई जाएगी एसएसटी वालों को। बस एक उद्योग बच्चा है ना, कृषि। ये कृषि, इसमें फसलें दे रखी हैं, बाकी कृषि पढ़ा देना चाहिए था, कृषि से ही आते हैं क्वेश्चन, वो फसल शब्द लिख दिया गया है। ऐसा नहीं है कि रबी, खरीफ और जायद से ही आएगा, कृषि से भी आएगा क्वेश्चन। कृषि पढ़ाएंगे कहाँ पे, फसल तो इसमें दे रखा था। अरे सभी नहीं, नारी सभी नहीं भाई, है ना? हाँ जी, अच्छा ऐसा क्या? आपका समाधान मैं अभी ऑफिस में कॉल लगा के करता हूँ। बैठे रहो, पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो। पहले ये फिक्स हो जाए कि कौन से टॉपिक अधूरे हैं आपके, कौन से करवाना है, ये कौन दुख पा रहा है, इसको बाद में बात करेंगे। पहले आपके काम की बात करता हूं। जी सर। अरे सुनो, नारी शक्ति कुछ बोल रहे हैं, 1 मिनट रुको। दो मिनट रुको, अभी मैं बात कर लेता हूं, आपकी बात कर रहा हूं मैं, रुको। हाँ जी, अब सुनिएगा। अरे टेंशन मत लो, आज कम पढ़ा दूंगा, कल से बराबर पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो आप।
आपके पर ये निपटारा पूरा कर लेता हूं अभी। सुनो, ये जो L2 वाले हैं ना, लेवल सेकंड वाले, लेवल 1 वालों की बात सुनूंगा अभी जस्ट, और 2 मिनट पूरा सुनते ही फिर वापस पढ़ना शुरू करेंगे। अपन पढ़ने के लिए ही आए, इतनी दूर से वैसे नहीं आए। लेवल 2 वालों का एक तो उद्योग वाला टॉपिक है, और एक कृषि कहां दे रखा है इसमें। खिलाड़ी विलाड़ी तो आप कम खिलाड़ी हो क्या? आपसे बड़ा खिलाड़ी तो कोई नहीं है। तो इसमें देखो, एक तो उद्योग दे रखा है, तो उद्योग में करा दूंगा। अब कृषि कहां दे रखा है आपके, ये बता दो मेरे। चलो अब ठीक है, लेवल 1 वालों का कोई सिलेबस दे रखा है क्या? और बुकलेट में मत दिखाओ, जो डिपार्टमेंट ने डाल रखा है वो है। कहाँ है, दिखाओ मेरे को। ऐप में दिख रहा है तो ऐप में दिखा दो मेरे को। वो आ रहा है पीछे से, नोट आ रहा है। धन्यवाद। हाँ अरे इतनी जोर से आवाज थोड़ी करनी थी। कहाँ है इनका, अधूरा काम करके रख रखा है आप लोगों ने। पढ़ क्या रहे थे आप? ये किसका है? ये लेवल 1 वालों का है। पढ़े थे आप भूगोल और छोड़ के सामान्य ज्ञान, सारे टॉपिक सर से करवा लेते, क्या दिक्कत थी? देखो भाई, L1 वाले सुनो, अब वापस से जो L2 वाले हैं वो शांति से सुनेंगे, इन्होंने सुनी थी आपकी बात। तो इसमें देखो, इनके जो दे रखा है, राजस्थान एक परिचय, तो राजस्थान राजाओं का स्थान है, परिचय कंप्लीट हुआ। ऐसा नहीं, राजस्थान एक परिचय दे रखा, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान। राजस्थान की अर्थव्यवस्था दे रखी है, पृथ्वी के स्थल रूप दे रखे हैं। पृथ्वी के स्थल रूप के अंतर्गत लेवल 1 वालों को बता देता हूं, महाद्वीप महासागर मत पढ़ना, पर्वत। महाद्वीप की यानी जो कॉन्टिनेंटल वाला पार्ट होता है, महाद्वीपों की जो फिजिकल फीचर्स होती हैं, भौतिक विशेषताएं, पर्वत, पठार, मैदान, नदी और झील और मरुस्थल। इसके अलावा महासागरों की विशेषता पढ़ने लगे मत रहना। 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे इस टोटल वाले पार्ट में, 3 से 4 क्वेश्चन स्थल रूपों में से ही क्वेश्चन आएगा। फिजिकल फीचर्स पूछे जाते हैं केवल महाद्वीप के, महासागर नहीं पढ़ने होते हैं। गाइडों में पूरा दे रखा है, कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें विस्तार से पढ़ना। भारत की वनस्पति दे रखी है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन दे रखा है। इसके अलावा बात करें, राजस्थान में कृषि दे रखी है। क्या दे रखी है? तो इधर तो राजस्थान में कृषि अलग से दे रखा है, आपके प्रमुख फसलें दे रखा है, इनके भी राजस्थान की भूगोल में प्रमुख फसलें दे रखा है। तो वो कृषि वाले टॉपिक में इधर वालों का भी कंप्लीट, यानी लेवल 2 वालों का भी कंप्लीट हो जाएगा, और लेवल 1 वालों का फसलें भी आ जाएंगी, और फलाना ढिमका जो भी है। आज भी क्वेश्चन आया, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। कल परसों जो राजस्थान की रैंक आ रही थी, लेटेस्ट अपडेट वाले आंकड़े पूछे जा रहे हैं। पॉसिबिलिटी नहीं थी, संभावना नहीं थी। आज के पेपर में नवीनतम फॉरेस्ट रिपोर्ट भी पूछ ली भारत वाले पोर्शन में, जो आपके लेवल 1 वालों को दे रखा है, लेवल 2 वालों के नहीं है। तो बिल्कुल अपडेट है। अब इसमें क्वेश्चन तो बहुत रह गए, यानी टॉपिक तो बहुत रह गए आपके कराने को। तो इसका मतलब आप 1 महीने तक मेरे को नहीं जाने दोगे। कृषि हो गया, कृषि चलेगा कम से कम 8-7 दिन। तो पृथ्वी के स्थल रूप है, परिचय है, भारत की वनस्पति, वन्यजीव संरक्षण, उद्योग है। मैं तो सोच के आया था कि आज इनको विदा कर दूंगा, नहीं जाने दोगे। चलो तो अब मेरी सुनो, ये सिलेबस मैं बाद में दे दूंगा, जिसका भी है फिर अभी ले लो। मैंने देख लिया सिलेबस बहुत है, जिसका भी है उनको पकड़ाओ। ये हमारे अध्यापक महोदय पीछे पकड़ा दो। ये आ गए, इधर इधर इधर। आप सुनिएगा, यहाँ पर वापस आ जाओ। तो देखो यहाँ पर आपको जो पढ़ाना है ना, अभी बाकी जो बचा हुआ है, एक तो बचा हुआ है एग्रीकल्चर इन राजस्थान, राजस्थान की कृषि, उसमें फसलें आ जाएंगी। और इसके अलावा एक दे रखा है आपके उद्योग, तो कृषि, उद्योग, और एक है आपके बातें नहीं करें नारी शक्ति, अनुसंधान केंद्र, रिसर्च सेंटर। तो ये 3 टॉपिक तो आपके कॉमन है, बता देता हूं। इसके बाद लेवल 2 वाले जिस दिन ये कंप्लीट हो जाए, उस दिन आप मेरी क्लास छोड़ के चले जाना।
लेवल 1 वाले बचे रहेंगे। राजस्थान एक परिचय, यानी जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान। इसके अलावा भारत, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग वेजिटेशन यानी वनस्पति है, और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वन्यजीव संरक्षण है। तो वन्यजीव संरक्षण एक ये पढ़ना है, पृथ्वी के स्थल रूप पढ़ना है आपको। तो पृथ्वी के स्थल रूप के बारे में पढ़ना है, तो ये टॉपिक आपको अलग से पढ़ना है। तो पहले मैं पढ़ाऊंगा, अभी जो चल रहा है कंटिन्यू उसको, प्रतीक चिन्ह को, थोड़ी बहुत बातें और हैं। फिर कृषि स्टार्ट करेंगे, उसके अंतर्गत जो आपके इंडिविजुअली ज्योग्राफी वाले पार्ट में केवल फसलें लिख के छोड़ दी है। अब ऐसा नहीं कि फसलों से ही क्वेश्चन आएगा, कृषि से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फसलों में तो रबी, खरीफ और जायद होती है, और क्वेश्चन रबी, खरीफ, जायद के अलावा आ रहा है आपके पेपर में। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एग्रीकल्चर से आ रहा है। कृषि टॉपिक अभी थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे, तब देखना कितने बिंदु पढ़ाए जाएंगे। 18 से 20 बिंदु से एक इंडेक्स बनेगी, सूची बनेगी, जिसमें आपको उन बिंदुओं पे आपको अध्ययन करना है, विस्तार से अपने को पढ़ना है। देखिएगा, पढ़ाएंगे सारी चीजें। और जिस दिन ये 3 टॉपिक कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद लेवल 1 वालों का जो इंडिविजुअली दे रखा है, अलग से दे रखा है, वो स्टार्ट कर देंगे। तो लेवल 1 वाले हाथ खड़ा कर दो एक बार, नीचे करो, पानी पी लेता हूं। लेवल 2 वालों हाथ खड़े करने की आवश्यकता नहीं है, अल्पसंख्यक हो पहले आपका करवा देते हैं। फिर लेवल 1 वालों को शेर, बगैर, चीते वगैरह इनमें घुमाएंगे। रामसर साइट, बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, हॉट स्पॉट है, टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है। हाँ जी, सब कुछ पढ़ाएंगे। पर देखो, आपको एक बात बताता हूं, मैं बुराई नहीं कर रहा, ना मैं किसी पे तंज कसता हूं। मैं बस यही है, जब आपको सर भूगोल पढ़ा रहे थे तो आपको जिद करके सर से कृषि पढ़ लेना चाहिए था और उद्योग पढ़ लेना चाहिए था। नारी शक्ति कुछ बोल रहे हैं, सुन लेता हूं। हो सकता है आपके भी काम की बात हो, इनके काम की बात तो है। हाँ जी, कोई नहीं, सर ने मेरे को भेज दिया, जो तू जाके देख लेना, इनसे मिल ले। बस आपकी प्रशंसा बहुत कर रहे थे कई अध्यापक महोदय, इतने अच्छे बच्चे हो गया आप। मुस्कुराओ, अब वापस आओ बोर्ड पर। विषय है सामान्य ज्ञान। अब वार्तालाप बंद करेंगे सभी अध्यापक महोदय। प्रतीक चिन्ह बढ़ा रहा था, आध घंटा खराब है गो। मैंने बात कर ली तो तेरा आध घंटा है गो, मां तू 4-4 घंटा लगे रहे, जब तेरा टाइम खराब ना है रो। सुनो यहां पर, अब देखिएगा, बताओ कल कहां तक लिखा है। तो एक जना ही दे दो, दोनों की एक ही बात। अच्छा, घोड़ाबंद पढ़ रहे थे क्या? तो लिखिएगा इसमें, घोड़ावट तो पढ़ ही लिया आपने। तो देखिएगा, प्रतीक चिन्ह वाला पॉइंट पढ़ रहे थे, तीसरा बिंदु घोड़ावट पढ़ रहे थे आप। घोड़ावट को पढ़ लिया था। राज्य पक्षी, अब देखिएगा, राज्य पशु आता है एक चिंकारा, एक ऊंट भी है। तो राज्य पशु अपने 2 हैं, एक तो चिंकारा है और एक है आपके ऊंट। तो देखिएगा सभी अध्यापकगण, बोर्ड पर ध्यान से सुनिएगा। तो घोड़ावन के बाद 2-3 लाइन छोड़ दो, उसके बाद हेडिंग लगाओ राज्य पशु। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ सभी लोग, राज्य पशु। अब देखो, जो राज्य पशु हैं वो 2 हैं, एक चिंकारा और ऊंट। चिंकारा तो है फॉरेस्ट कैटेगरी का, वन श्रेणी का, वन्य जीव है। ऊंट रहेगा आपके पालतू श्रेणी का। कौन सी श्रेणी का? लाइव स्टॉक, पशु संपदा तो पढ़ के आए हो ना। पशु संपदा सिलेबस में ही नहीं होगा तो फिर है क्या? चलो तो कोई बात नहीं, इधर आ जाओ। बाकी आपको पता होना चाहिए, भारत में सबसे ज्यादा गधे कहां पे हैं? राजस्थान में।
ऊंट भी सबसे ज्यादा है भाई, आ जाओ। अब सुनिएगा, सबसे पहले हेडिंग लगाओ चिंकारा। अब देखो जो चिंकारा है इसका वैज्ञानिक नाम आता है। अब देखो पढ़ाई शुरू करते हैं, काफी टाइम हो गया, आधा घंटा लगभग खराब हो गया, कोई बात नहीं, मानता हूं मैं आपकी बात। सुनिएगा, बातें सुनने के लिए नहीं आए हो, या आज की लास्ट बातें थी, अभी थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा, नॉन स्टॉप पढ़ाऊंगा आपको, देखिएगा। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम आता है गजेला, पहले सुनिएगा, पहले गजेला गजेला, अब आता है गजेला बनेटी, और मई 1981 में इसको राज्य पशु का दर्जा दिया गया। यह वन श्रेणी का है। कौन सी श्रेणी का है? वन श्रेणी का, और एंटीलोप प्रजाति का छोटा हिरण है। चिंकारा कोई ऐसा नहीं कोई बड़ा जानवर है, छोटा सा हिरण है। क्या है? हिरण। तो देखिएगा यहां पर लिखो, तो इसमें सबसे पहले लिखिएगा यहां पर वैज्ञानिक नाम। तो वैज्ञानिक नाम आ गया आपके गजेला बनेटी। इसके पश्चात लिखिएगा नेक्स्ट, तो चिंकारा हो गया, वैज्ञानिक नाम है गजेला बनेटी। अब लिखोगे आप इसमें राज्य पशु का दर्जा, कितना ही छींक लो, पूरा 4 बजे तक पढ़ाऊंगा। राज्य पशु का दर्जा, इसके बाद क्लास कहाँ रहती है आपकी? यही रहती है क्या? लिख दो मई 1981। इसके बाद साल लिखिएगा विशेष, विशेष में लिखो यह एक एंटीलोप प्रजाति का छोटा हिरण है। मैं बोल रहा हूं और लिख भी रहा हूं, तो कोई बात नहीं, पीछे रह जाओ तो मेरे को बता देना, है ना? हाँ जी, ओले ओले कहूं कहूं तेज हो, लिखना पड़ेगा। तो इसमें लिखिएगा यह एक छोटी प्रजाति का, या ऐसे लिख दो यह एक एंटीलोप प्रजाति का, एंटीलोप प्रजाति का छोटा हिरण। हाँ कोई बात नहीं, आपकी सारी भाषाएं मेरे को आती, कल ही समझा दिया था, कितना ही बात कर लेना, मैं गुस्सा नहीं करूंगा आपके ऊपर, बिल्कुल नहीं करूंगा। तो एंटीलोप प्रजाति का छोटा हिरण, पर पढ़ाई के समय पढ़ लिया करो, कोई भी अध्यापक हो, किसी की भी क्लास, क्योंकि पढ़ने ही आए हो लास्ट में, एटलीस्ट अपने को पढ़ना ही है। तो ये एंटीलोप प्रजाति का छोटा हिरण है। नेक्स्ट लिखो चिंकारा मुख्यतः, तो चिंकारा मुख्यतः, एक तो जो राष्ट्रीय मरु उद्यान पढ़ के आए हो, राष्ट्रीय मरु उद्यान, हट जाएंगे भाई, थोड़ा लिख तो दूं पहले, राष्ट्रीय मरु उद्यान एवं जोधपुर। मेरे से ज्यादा सुलझा हुआ अध्यापक आपको कभी नहीं मिलेगा। जोधपुर या वेस्टर्न राजस्थान, आप कितनी हरकतें कर लेना, मैं आपकी हरकतों पे खिंचने वाला नहीं हूं। क्योंकि एक शब्द याद रखना, जीवन में अगर आपको जीवन जीना है तो एक शब्दावली है धीट बेशरम। आपके ऊपर किसी की बातों का फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अच्छी बातों का पढ़ना चाहिए, बुरी करने, और घर वालों की बातों का तो पढ़ना चाहिए। अभी ग्रेड 2 का एग्जाम चल रहे हैं, आज लास्ट एग्जाम था पेपर फर्स्ट वाला, हालांकि कल इंग्लिश सब्जेक्ट का है। कई स्टूडेंट रो रहे हैं कि क्या करें, अब इसके बाद कोई जीवन नहीं है, हमने इतनी मेहनत की, क्लियर नहीं हो रहा। मरना काहे को है? मर के किसी ने क्या हासिल किया है? कुछ हासिल नहीं किया। गलती से पहाड़ियों में मर गया तो वहां कीड़े खा गए, जलने का भी सौभाग्य नहीं होता है। लिखो मरने से होता है। कहाँ के रहने वाले? रुकना भाई रुकना, मेरे को बात करने का टॉपिक मिल चुका है, आप चुप बैठो। हाँ जी, अब देखो सुनो, मैडम जी की मानसिकता ऐसी है तो थोड़ा सा मैं इनसे बात कर लेता हूं। कर लूं क्या? अब इन्होंने ही बोला है बात करने को, आप बोल रहे हो। दोनों पक्षों को बराबर रखते हुए मैं बात करता हूं, सुनो। हाँ, कहाँ के रहने वाले हो नारी शक्ति? आप पाली के हो, तो आप पाली से बिलोंग करते हो,
पाली बहुत अच्छा जिला है, आपको पता है, और घमंड किसी का नहीं रहा। पाली को भी घमंड था कई वर्षों तक कि सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता हूं। कौन सी कमेटी आई? साफ है मामला, राम लोवाया जी ने आते ही घमंड तोड़ दिया है। तो मैडम जी कह रहे हैं कि मरना बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, ना किसी के ताने सुनने होते हैं, ना कोई जवाब देना होता है, ना कुछ और। ये ऐसा आपका मानना है और ये बिल्कुल गलत मानना है। आपको कभी भी हता, इनसे मतलब नहीं, इनके जरिए ये संदेश में सभी जो बहन भाई बैठे हैं इन सबको पहुंचा रहा हूं, कभी भी जीवन में हताश मत होना। जब लगे कि सब कुछ खत्म है तब सोच लेना कि लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है बाबा जी बनना। आवाज नहीं कर रहे, सब कुछ खत्म है तो लास्ट ऑप्शन है बाबा जी बनना, सन्यासी बनना बचा हुआ। सुन तो लो। तो मैडम जी ये मानसिकता मत रखना, भगवान ना करे कल को कोई कठिन समय आए। कई बार स्टूडेंट्स मेहनत करता है, सिलेक्शन नहीं होता तो वो अकेले कमरे में बंद कर लेता, और कमरे में बंद करने के बाद हारे का बाबा पंखा हमारा, यही दिखाई देता है। मरना नहीं है। मैंने खुद मेरे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। यहां से और यहां तक पहुंचने के लिए मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ी है, तब जाके आया हूं। पढ़ाई से ज्यादा बातें बनाना अच्छे तरीके से आना चाहिए, और ऐसी बातें जो सामने वाले को कड़वी नहीं लगे पर लगनी भी चाहिए लास्ट में। तो इनकी बात से ये पता लगा है, अगर ऐसी कोई मानसिकता बना के बैठा है कि मरना बेस्ट सॉल्यूशन है, गलत है। मैडम जी आपसे भी रिक्वेस्ट है, हमारा लिंगानुपात वैसे ही कम है, तो एक तो आपको जीवन जीना है अच्छे से, तो आप, हम नहीं चाहते कि एक पॉइंट कुछ ना कुछ दर उसमें कम आए, और पॉजिटिव रहना है हमेशा। मरना नहीं है। नौकरी लगे नहीं लगे कोई बड़ी बात नहीं है, सिलेक्शन एक बार में हो नहीं हो कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे को देख लो, नौकरी लग जाता तो यहाँ होता क्या, मैं बेरोजगार हूं आज भी, लोगों की नजरों में क्या हूं, बेरोजगार। ऐसी बेरोजगारी तो अच्छी है, अच्छी है कि नहीं है बताओ। गाड़ी से आ रहे हैं मास्टर, बड़ी बड़ी गाड़ी आते हैं, मैं तो फिर भी छोटी सी गाड़ी से आता हूं, 4 पहिए हैं उसमें ज्यादा नहीं है। तो इसीलिए आप सोचो, जब मैं वहां से और यहां तक पहुंच के इतने अच्छे से जीवन जी सकता हूं, आप क्यों नहीं जी सकते भाई। मेरे कोई 4 आंखें क्या, 2 ही तो हैं। वो बात अलग है कि आपकी हरकतें, एक्टिविटी जो होती हैं उस पर निगाहें रहती हैं सभी। ऐसा नहीं कि मास्टर को यहाँ पर हर एक स्टूडेंट पर निगाह रहती, नहीं रहती। सामने देख रहा है, अब इधर थोड़ी सी भी हिलचल हो रही है ना, तुरंत डायरेक्शन इधर होता है। आप भी अध्यापक को एक दिन यहाँ होगे, ये बात बहुत गहरी है, तो इसको मानसिकता को निकाल देना। मैं चाहता हूं कि आप अच्छे रैंक से पास हो। इन केस नहीं भी हुए तो ये मत सोचना, कम से कम जिंदा रहना है। जिंदे रहे तो कुछ देख लो। एक बार क्या होता है, सुनो, इसी बात को मैं बता रहा था अभी। फोन जो मैं लेट हुआ था ना 5 से 7 मिनट आपकी क्लास में आने के लिए, वो इसी वजह से मैं हुआ था। फोन चल रहा था बहुत ज्यादा, घर वालों का फोन आ गया, अपने रिश्तेदार ही हैं तो उनका फोन आ गया, बोले बिटिया का पेपर ऐसे ऐसे खराब हुआ है, बोले कमरा ही नहीं खोल रही है। मैंने कोई बात नहीं, आप कमरे को खोल दो, बस उसको बचा लो, कुछ नहीं है। उसको समझाया, फिर बातें हुई उससे। मैंने मरना क्यों है, मैंने मेरे को देख बेशुद्ध बेरोजगार, फिर भी आज देख बढ़िया जीवन चल रहा है। तो इसीलिए आपको कभी हताश नहीं होना। क्या करवाना है, पंखा तेज, पंखा तेज करवा दिया तो इसकी पंखड़ी गिर जाएंगी। भाई एक बार देखना अध्यापक महोदय आपके पास है, उधर से सारे कंट्रोल पावर पहले ही उनको दे रखे। नारी शक्ति आपकी स्टाफ का मामला है, पंखा तेज कर दो, फैन की स्पीड बढ़ा दो, कोई भी फैन देख लेना एक बार। नहीं करोगे, बोले नहीं करेंगे। ऐसे दोस्त हो तो दुश्मनों की आवश्यकता नहीं है। इधर आओ, 33 हो गई। मैं पूरे 4 बजे तक बातें करने वाला हूं, नहीं करूं तो पॉजिटिव हो ना। हाँ अब नहीं जाएंगे मैडम जी, यहीं रहेंगे। देखो तो ये लिख दिया यहां तक, ये है चिंकारा, इसमें लिखो, लिखिएगा चिंकारा। हाँ अब लिखो चिंकारा, और लिख लो, लिखो चिंकारा राज्य का
हाँ लिखो, चिंकारा राज्य का वन्य श्रेणी का या वन श्रेणी का, चिंकारा राज्य का वन श्रेणी का राज्य पशु है। चिंकारा अपने राज्य का या राजस्थान का वन श्रेणी का, फॉरेस्ट कैटेगरी, वन श्रेणी का राज्य पशु है। तो वन श्रेणी का राज्य पशु है। नेक्स्ट लिखिएगा। अब आप देखो, शुभंकर पढ़ के आए हो 33 जिलों के। श्री गंगानगर जिले का शुभंकर क्या था? यही था क्या? तो लिखिएगा, चिंकारा को श्री गंगानगर जिले का शुभंकर बनाया गया है। चिंकारा को श्री गंगानगर जिले का शुभंकर बनाया गया है। तो चिंकारा को श्री गंगानगर जिले का शुभंकर बनाया गया है, लिख दिया। इसके पश्चात लिखिएगा इसमें नेक्स्ट, ये तो चिंकारा की कहानी हुई राज्य पशु में, पहला राज्य पशु। दूसरा आता है ऊंट। भारत में सबसे ज्यादा ऊंट पाए जाते हैं अपने कहां पे बताओ? राजस्थान। ऊंट की कुछ प्रमुख वैरायटीज या नस्लें होती, तो ज्यादा तो नहीं पढ़ना, ऊंट में कुछ प्रमुख जो बातें हैं उनको टारगेट करना है। तो इस हेडिंग लगाओ सेकंड नंबर पे ऊंट। ऊंट को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? चलो अब सुनिएगा यहां पर सभी बोर्ड पर ध्यान पूर्वक। देखो, ऊंट को जो राज्य पशु का दर्जा घोषणा तो की गई थी 30 जून 2014 को, और इसके अलावा 19 सितंबर और 2014 को इसको क्या बना दिया गया? राज्य पशु का दर्जा दे दिया गया, अनाउंस किया गया और एक उसको बढ़ा दिया गया। ऊंट की बात करें तो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और ऊंट के पैरों में क्या होती है? गद्दी। ऐसा पढ़ते आए हो ना? तो ऊंट के पैरों में कोई गद्दी नहीं होती है, इसके तलवे चौड़े होते हैं। अगर आपको ऐसा कोई भ्रम है, मस्तिष्क में डाउट है, तो ऊंट जा रहा हो तो सड़क पे ऊंट के पैर के नीचे पैर रखना, आपके पैर की गद्दी नहीं निकाल दे तो गारंटी। तो बस वो तलवे चौड़े होते हैं तो वो रेत में धंसते नहीं है। धंसते नहीं है तो हाँ जी क्या कह रही है? ये क्या भरतपुर वाली भाषा में बोली तो इन्हीं की भाषा में मैंने जवाब दिया है, बाकी मैं हिंदी में बात करता हूँ। कचू ना कह रही, सुन लो। सुनिएगा, तो ऊंट की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम आता है कैमेलस ड्रोमेडेरियस। और आप सभी को पता है कि अपने मारवाड़ में या राजस्थान में ऊंट लाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? बाबूजी को। किसको जाता है? बाबूजी क्या है? उनकी घोड़ी का नाम क्या है? तो ऐसी जानकारी आपको ऊंट के बारे में। कितनी पूंछ होती है इसके? दो। कौन कौन बोला? एक होती है। 4 टांगे होती हैं, पीठ पे होता है कुबड़। ऊंट कई दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है। 2 मिनट इसका बखान कर रहा हूं, फिर लिखाएंगे इसको नॉन स्टॉप। और ऊंट की अगर अपन बात करें तो इसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊंट की कुछ वेराइटीज या जो आपके नस्ल आती हैं, तो नस्ल रहेंगी जैसे कि आपके पानी में तैरने वाला ऊंट, जो सीटी का क्वेश्चन है, पानी में तैरने वाला ऊंट आया है ना क्वेश्चन। खराई ऊंट। कौन सा ऊंट? खराई। और इसके अलावा सिंधी, कच्छी, अलवरी, मेवाती, ये तो ठीक है। जैसलमेर का जो आप पढ़ के आए हो नाचना गांव, जो रेगिस्तान के प्रसार या मरुस्थल के प्रसार के लिए जाना जाता है, रेगिस्तान के मार्च के लिए, तो वो नाचना नस्ल का जो ऊंट होता है वो सर्वाधिक सुंदर होता है, सर्वाधिक तेज दौड़ वाला होता है। जो बीएसएफ है, भारतीय सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, पेट्रोलिंग के लिए जो काम में लेती है, वो कौन सी नस्ल के ऊंट को लेती है? सवारी के लिए होता है गोमट। कौन सा होता है? गोमट। और बीकानेरी जो होता है वो बोझा ढोने के लिए, ऊंट गाड़ी, जो ऊंट गाड़ा होता है उसमें आपके जो किसान वगैरह जो हैं वो अपनी वस्तुओं को ले जाते हैं, तो वो बोझा ढोने के लिए काम आता है। ऊंट की बात करें तो देखो, ऊंट पालक जो जाति है वो है रायका और रेवारी। कौन सी है? रायका और रेवारी है। इसके अलावा तो ऊंटों की जो बलि दी जाती थी मुबारक महल कहाँ पे बताओ? टोंक में। कहाँ दी जाती थी? वर्तमान में बंद कर दिया, क्योंकि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये लाया गया था 1972। एक्ट पढ़ते हो ना, अधिनियम,
जबकि ऊंट और घोड़ावण संरक्षण अधिनियम लाया गया 2014 में। कब लाया गया? अरे वनस्पति वाले टॉपिक में अधिनियम आए ना 8-10। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 72 1900, बाघ संरक्षण अधिनियम 1973, 74 में आता है जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण, 75 में आता है क्रोकोडाइल या मगरमच्छ संरक्षण, और 80 में आता है वन संरक्षण, 86 में पर्यावरण संरक्षण, 2002 में बताओ जैव विविधता, 1992 में हाथी संरक्षण, 2009 में गांगे सूस या डॉल्फिन, और 2014 में आता है ऊंट और घोड़ावण। ऊंट और घोड़ावण, चिंकारा नहीं आएगा। दूसरा अपन बात करें ऊंट के बारे में, सुनो, ये तो कुछ इसकी क्या रहेंगी नस्ल। आधुनिक भारत के भागीरथ किन्ने कहा गया है? महाराजा गंगा सिंह जी को कहा गया है, और गंग नहर के जो निर्माता माने जाते हैं। उन्होंने एक सेना बनाई ऊंटों की, जिसे क्या नाम दिया? गंगा मसाला। चलो होशियार तो आप हो, ऐसी होशियारी हमेशा तक काम आती रहनी चाहिए। कहाँ तक रहनी है आपकी होशियारी? यहाँ से पेपर, तो पेपर के बाद नहीं है। बच्चों को क्या पढ़ाओ? तो ऊंट के बारे में सुनिएगा, ऊंट के बारे में सुनो। ऊंटों के लोक देवता तो हो गए पाबू जी, ऊंट पालक जाति हो गई रायका और रेबानी। अब आप वस्त्र और आभूषण जब पढ़ते हो आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति के अंतर्गत, तो आधी से ज्यादा चीजें आप पढ़ चुके हो, इसमें कुछ नहीं है। आगे आने वाले 3 बिंदु तो बिल्कुल एजिटेज अच्छे से पढ़ोगे और जब पढ़ चुके हो। तो ऊंटों में आपको पता है कि गिरवाण कहां पे होता है? पीठ पर। गिरवाण होता है पीठ पर। और पिलाण कहां पे होता है? और पिलाण पीठ पर, पर्चनी पूंछ में, गौरबंद गले में। चलो होशियार तो हो आप। तो ये कुछ एक आभूषण रहेंगे। इसके अलावा देखो, कैमल मैन के नाम से जाना जाता है अशोक टांक। किससे जाना जाता है? जट कतराई किससे संबंधित है? ऊंट से। ऊंट की खाल पर नक्काशी होती है ना। और एक होता है उस्ता कला, मृत ऊंट की खाल पर नक्काशी। उस्ता कला के कारीगर हैं हिसामुद्दीन उस्ता, पढ़ते हो ना आर्ट एंड कल्चर में विस्तार से। और जट कतराई के हैं कौन? अशोक टांक। तो कैमल मैन ऑफ इंडिया को किसे कहा जाता है? अशोक टांक को। किसे कहा जाता है? अशोक टांक को कहा जाता है। तो ये ऊंट के बारे में 2-4-5 बातें लिखनी है। ऊंट का जो बच्चा होता है उसे कहा जाता है टोल्डी। क्या कहा जाता है? टोल्डी कहा जाता है। और बुड्ढा जो ऊंट होता है उसे क्या कहा जाता है? पाकट। क्या कहा जाता है? और ऊंटों के एक ग्लैडर्स यानी कि जो सर्रा रोग बीमारी होती है वो किसके होती है बताओ? ऊंटों के। तो सर्रा रोग होता है किसके बताओ? ऊंट के होता है। किसके होता है? ऊंट के। देखो चिट्ठी आई है, बड़ी खुशी होती है कोई चिट्ठी लिखता है जो। और चिट्ठी को बिल्कुल ऐसे किया है कि Z+ सिक्योरिटी में भेजा गया। सर कड़कनाथ किसकी नस्ल है? कड़कनाथ मुर्गे की है। GI टैग मिला हुआ है, जिसका रंग काला, रक्त काला, अंडा काला, मांस काला, सब काला। सुनिएगा, तो ऊंट के बारे में अपन लिखने जा रहे हैं अब थोड़ी देर में। तो आप सभी अध्यापकगण ऊंट के बारे में लिखने का कष्ट उठाएं। लिखो, सबसे पहले लिखो इसका वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम में लिखिएगा तो कैमेलस ड्रोमेडेरियस। तो कैमेलस ड्रोमेडेरियस। इसके पश्चात लिखिएगा नेक्स्ट तो राज्य पशु का दर्जा, या पहले अनाउंस किया गया घोषणा, और राज्य पशु का दर्जा। तो इसे राज्य पशु की जो घोषणा की गई थी 23 जून 2014 को, और दर्जा दिया गया था 19 सितंबर 2014 को। और यहीं आगे की बजाय यहीं एक लाइन मेरो करके लिख देना, ऊंट एवं घोड़ावण संरक्षण अधिनियम 2014। तो इसमें लिखो
ऊंट एवं गोडावण संरक्षण अधिनियम। तो ऊंट एवं गोडावण संरक्षण जो एक्ट या जो अधिनियम है ये 2014 लिख देना। यहीं लिखो ऊंट का उपनाम रेगिस्तान का जहाज। तो रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऊंट को कहा गया है। अब लिखेंगे इसमें प्रमुख नस्ल। प्रमुख नस्ल में लिख देना जैसलमेरी, नाचना, बीकानेरी, गोमट, इसके अलावा लिखेंगे अलवरी। सिंध प्रांत में तो सिंधी बातें नहीं करें। कच्छी, मेवाती और खराई ऊंट। पहले यहां तक लिखो, फिर इसमें एक दो पॉइंट्स लिखाएंगे अपन। खराई ऊंट। चिट्ठी विट्ठी लिखने पे ज्यादा ध्यान मत दो, पढ़ाई करो। और इतना फोल्ड करके इसको मत डाला करो यार। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। राम राम गुरुदेव, जिला करौली। भाई आते ही कर दी थी मैंने राम राम। किसी ने भी लिखी हो। और ऐसे मत बताया करो, कम से कम थोड़ी बहुत तो संगठन रखा करो। इसका मतलब तो ये हो गया कि ये कहीं चार लोग साथ गए, कुछ हो गया तो ये सबसे पहले इसने किया है। सर हमने नहीं किया। ऐसे ही लोग मारे गए थे अंग्रेजों के समय। सर हमने नहीं चलाई गोली, इसने चलाई थी। उसको भी मार दिया और उसको भी सल्टा दिया। इधर आओ। तो जैसलमेरी, गोमट, सिंधी, कच्छी, अलवरी, मेवाती वगैरह लिखा है। विशेष करके लिखो इसमें। तो नोट या विशेष करके लिखो। सर्वश्रेष्ठ नस्ल का ऊंट। सर्वश्रेष्ठ नस्ल का ऊंट। सर्वश्रेष्ठ नस्ल का ऊंट जो तेज दौड़। सर्वश्रेष्ठ नस्ल का ऊंट जो तेज दौड़ एवं सुंदरता के लिए जाना जाता है। सर्वश्रेष्ठ नस्ल का ऊंट जो तेज दौड़ एवं सुंदरता के लिए जाना जाता है। कौन सा रहेगा बताओ? नाचना लिख दो। तो सर्वश्रेष्ठ नस्ल का ऊंट जो तेज दौड़ एवं सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है या जाना जाता है, नाचना। कहां पर है नाचना? नेक्स्ट लाइन में लिखो स्टार लगा के, फिर एरो करके सीधे ही। नाचना नस्ल के ऊंट को, नाचना नस्ल के ऊंट को भारतीय सेना, नाचना नस्ल के ऊंट को भारतीय सेना पेट्रोलिंग के काम लेती है, यानी निगरानी रखने के। भारतीय सेना
अपने काम में लेती है, उपयोग में लेती है, ऐसे लिख दो। पेट्रोलिंग करते हैं ना, लिख देता हूं पेट्रोलिंग। भारतीय सेना पेट्रोलिंग के लिए काम लेती है। पेट्रोलिंग यानी कि निगरानी रखना, क्योंकि बॉर्डर वाला एरिया तो वहां पर डेजर्ट वाला पार्ट है, वहां काम आता है। नेक्स्ट लिखिएगा, लिखो, बोलो क्या लिखो, बीकानेरी ऊंट। बीकानेरी ऊंट बोझा ढोने के लिए, बीकानेरी ऊंट बोझा ढोने के लिए जाना जाता है। बीकानेरी ऊंट बोझा ढोने के लिए जाना जाता है। पहले वाली लाइन यही थी कि भारतीय सेना ऐसे पेट्रोलिंग में काम लेती है, यानी अपने काम में लेती है, इस पर बैठ करके निगरानी रखती है बॉर्डर की, सीमा की। तो आपने लिखा है कि बीकानेरी ऊंट बोझा ढोने के लिए काम आता है। नेक्स्ट लिखो, गोमठ ऊंट की नस्ल, लिखिएगा, गोमठ ऊंट की नस्ल सवारी के काम आती है। गोमठ ऊंट की नस्ल सवारी के काम आती है। लिख दिया। इसके पश्चात लिखिएगा नेक्स्ट, लिखो, ऊंटों की बलि के लिए, ऊंटों की बलि के लिए प्रसिद्ध महल। ऊंटों की बलि के लिए प्रसिद्ध महल, मुबारक महल कहां पे आता है बताओ? टोंक में आता है। तो ऊंटों की बलि के लिए प्रसिद्ध महल मुबारक महल, टोंक। नेक्स्ट लिखिएगा, महाराजा गंगा सिंह जी द्वारा, महाराजा गंगा सिंह जी द्वारा, गंगा सिंह जी द्वारा ऊंटों की सेना बनाई गई। महाराजा गंगा सिंह जी द्वारा ऊंटों की सेना बनाई गई, जिसे गंगा रिसाला कहा गया, जिसे गंगा रिसाला कहा गया। तो ऊंटों की सेना बनाई गई जिसे गंगा रिसाला कहा गया। गंगा रिसाला। इसके पश्चात लिखिएगा, मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है। तो मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है? पाबूजी को जाता है। लिख दिया। अतः पाबूजी को ऊंटों के लोक देवता, अतः पाबूजी को ऊंटों के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। अतः पाबूजी को ऊंटों के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। नेक्स्ट लिखिएगा, ऊंट पालक जाति। तो आपने लिखा यहां पर ऊंट पालक जाति। तो ऊंट पालक जो जाति है, एक तो आती है आपके, कौन सी बताओ? राइका, और एक रैबारी। याद है ना सभी को? तो राइका और रैबारी। अब छोटा सा प्रश्न पूछ लूं क्या? प्रश्न ये है, पहले छोटा ही बता दे, कि ऊंट पालक जाति हैं राइका एवं रैबारी, निम्न में से मेवाड़ क्षेत्र में ऊंट पालक जाति है।
मेवाड़ क्षेत्र की ऊंट पालक जाति का नाम बताओ। मारवाड़ क्षेत्र की, आधे हिंदी आधे जिन्होंने बताया ऐसे ही बताया। तो रायका तो रहेगी कहाँ पे? मारवाड़ में। रेवाड़ी कहाँ पे रहेगी? मेवाड़। तो लिख देना। तो ऊंट पालक रायका और रेवाड़ी। इसके पश्चात लिखिएगा नेक्स्ट। स्पीड कम रखें जी। तो ऊंट पालक जाति हो गई आपके रायका और रेवाड़ी। अब लिखिएगा ऊंट पे कौन कौन बैठा है, कौन कौन नहीं बैठा ऊंट पे। लिखिएगा नेक्स्ट लाइन में लिखो, ऊंटों की संख्या की दृष्टि से लिखो, ऊंटों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का, ऊंटों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। ऊंटों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में प्रथम स्थान। नेक्स्ट लिखो, देश में प्रथम स्थान है। 20वीं पशु गणना कब की गई? 2019। तो लिखिएगा 20वीं पशु गणना ब्रैकेट में 2019 लिखो अगली लाइन में। 20वीं पशु गणना, पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में ऊंटों की कुल संख्या, ऊंटों की कुल संख्या 2.13 लाख, 2.13 लाख। तो ऊंटों की कुल संख्या है 2.13 लाख। लिख दिया। इसके पश्चात लिखिएगा नेक्स्ट। तो 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में ऊंटों की कुल संख्या कितनी है? 13 लाख। अब लिखो इसमें नेक्स्ट, ये सर्रा रोग लिख दिया क्या? लिख दो, ऊंटों का प्रमुख रोग सर्रा रोग। बाकी लोक देवता पढ़ते तो आप सभी को पता है कौन से लोक देवता की फड़ बांची जाती है? बापू जी की। तो लिखिएगा ऊंटों से संबंधित प्रमुख रोग सर्रा। और आपको पता है कि ऊंट जो होता है अपने ही मालिक के गर्दन को खा जाता है, सर को चबा जाता है, कई बार आता रहता है। आपने देखा ऊंटों के साथ सेल्फी लेने जाते हो ना, तो सेल्फी ऐसा नहीं हो कहीं अंतिम सेल्फी हो। जानवरों से दूरी बनाए रखो। ऊंट से मतलब नहीं है, अन्य भी जानवर तो जानवर ही होता है। तो अब देखिएगा अपन बात करें इसमें, लिखिएगा, आ जाओ वार्तालाप बाद में करेंगे। ऊंटों से संबंधित प्रमुख आभूषण लिखिएगा, ऊंटों से संबंधित प्रमुख आभूषण। अभी आपका पार्ट आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा है, आप बताएंगे मैं लिखूंगा। तो बताओ गौरबंद किसका है? गौरबंद बता रहे हो आप, चलो मैंने लिख दिया गले का। गर्दन बोल सकते हैं, और नार। इसके बाद लिखिएगा पर्चनी, पर्चनी पोंछ। और इसके अलावा आपने लिखा है यहां पर पिलाण, पेट का। और गिरबान नाक की लकड़ियां। बधाई हो। और भी खूब सारे हैं, वो आप पढ़ते रहे। तो आभूषण हो गए, पालक जाति हो गई। इसके अलावा देखिएगा ऊंटों से संबंधित प्रमुख आर्ट या कला, उस्ता कला, और एक है आपके कौन सी बताओ? जट कतराई। मैं लिखाऊंगा अभी, पहले लिख दो। बाकी उनको आर्ट एंड कल्चर में, जब आर्ट एंड कल्चर की कला एवं संस्कृति पढ़ते हो तो उसमें कुछ जो कलाएं होती हैं, हस्तकला वगैरह,
वहाँ उनके कारीगर कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया है, ऐसे क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं। कौन सा कारीगर का परिवार है, कौन सा कारीगर उससे रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है, ऐसे कुछ अप्लाइड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ें क्या? तो ये तो ऊँटों से संबंधित आभूषण लिखा। अब लिखिएगा नेक्स्ट लाइन में ऊँटों से संबंधित प्रमुख कलाएं, कला या हस्तकला जो भी लिखना चाहो। ऊँट से संबंधित प्रमुख कला, तो इसमें देखो एक तो लिखा मैंने यहां पर उस्ता कला। उस्ता कला में लिखो मृत ऊंट की खाल पर नक्काशी या कारीगरी। और उस्ता कला का जो कारीगर है वो कौन रहेगा? तो प्रमुख कारीगर हिसामुद्दीन उस्ता। इसके बाद साल लिखिएगा उस्ता कला के बाद इसमें दूसरी जट कतराई। जट कतराई आर्ट एंड कला, आर्ट या कला। तो इसमें लिख देना ऊंट की खाल पर नक्काशी, जिंदा ऊंट की खाल पर, जो उसकी ऊपर ऊन जो होती है उसको काट पीट के उस पर आकृति बनाना। जिंदा ऊंट की खाल पर नक्काशी। इसके अलावा इसका प्रमुख, तो इसका कारीगर रहेगा कौन बताओ? अशोक टांक। और अशोक टांक जी रहेंगे कहाँ के बताओ? सही बोले हो, पुष्कर। और अशोक टांक को कहा जाता है कैमल मैन ऑफ इंडिया। कैमल मैन ऑफ इंडिया। और ऊंट की खाल से जो पानी का पात्र बनाया जाता है पानी भरने का, वो कॉपी। क्या कहलाता है? कॉपी। लिखो इसमें मैं नेक्स्ट लिख रहा हूं ऊंट की खाल से ऊंट की खाल से निर्मित जल पात्र, ये है आपके कॉपी। यहां तक लिखो पहले। अब आपको पता है पर्यटन पढ़ के आए हो आप, टूरिज्म। तो टूरिज्म के अंतर्गत पढ़ा है आपने एक तो कई ऊंट महोत्सव, महोत्सव पढ़ते हो ना कई सारे। तो ऊंट महोत्सव कहाँ पे है? बीकानेर में है। कहाँ पे है? बीकानेर। और ऊंट अनुसंधान केंद्र यहाँ भी बता रहे हैं, आगे भी बताएंगे। जोड़बीड़, जोड़बीड़ कहाँ पे है? बीकानेर में। अब देखिएगा अपन बात करें इसमें नेक्स्ट बताएंगे, परसेंटेज अभी चेंज हुआ है बता देंगे। तो इसमें लिखिएगा ऊंट की खाल से निर्मित जल पात्र कौन सा हो गया? कॉपी। अब लिखो इसमें नेक्स्ट राष्ट्रीय ऊंट या उष्ट्र अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़। जोड़बीड़ कहाँ पे है? नहीं लिखा क्या? चलो मेरे को लगा कि लिख दिया आपने।
अभी देखिएगा, जो भी जितने भी आपको जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह लिखाए हैं, राज्य प्रतीक चिन्ह, इनमें आपके कुछ पॉइंट्स और एक्स्ट्रा लिखवाऊंगा। अभी एक एक दो लाइन तो छोड़ रहे हो ना सभी में, कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं लिखाऊंगा, एक एक लाइन बस। ये लिख दिया यहां तक। अब लिखिएगा राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र या ओष्ट्र अनुसंधान केंद्र। अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ओष्ट्र या ऊंट अनुसंधान केंद्र। तो ऊंट अनुसंधान केंद्र आ जाएगा आपके कहां पर बताओ? जोड़बीड़। और जोड़बीड़ कहां पे है? बीकानेर। नेक्स्ट लिखिएगा ऊंट महोत्सव जनवरी के महीने में। तो ऊंट महोत्सव भी कहां पर है? जोड़बीड़ बीकानेर में। जोड़बीड़ बीकानेर। अब इसमें देखो, आप नाराज तो होना मत। क्या? जनवरी माह लिख दो, जनवरी माह। अब इसमें कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूं मैं, उसको आपको मैं देख के लिखा दूं, एक दो बिंदु रहने दूं। ये मत बोल देना टीप रहा हूं। क्या अंग्रेजी में बोल लो, हिंदी में बोल ले भाई। आप में से कौन कौन है भरतपुर के? बहुमत के साथ बैठे हो। देखो, एक अध्यापक महोदय ने अभी पूछा है, उसमें देखो यहां पर संपूर्ण देश का जो ऊंट है, ये पूरी लिस्ट है, नई अपडेट हुई है, 84.43% यानी कि संपूर्ण देश में जितने भी ऊंट हैं उसका 84.43% अपने कहां पे पाया जाता है? राजस्थान। और राजस्थान में नवीनतम पशुगणना यानी जो 20वीं पशुगणना है उसके अनुसार टोटल कितने हैं? 2.13 लाख। तो इसमें लिखिएगा नेक्स्ट लाइन में संपूर्ण देश के कुल ऊंट का, लिखो संपूर्ण देश के कुल ऊंट का राजस्थान में, संपूर्ण देश के कुल ऊंट का राजस्थान में 84.43 84.43 84.43% पाया जाता है। और इसके साथ ही राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है ऊंटों की दृष्टि से। लिख दिया। अब देखो, इसमें ऊंट में वैसे तो आपको बता देते हैं, ऊंट की सवारी वाली एकमात्र माता है कौन? सारिका माता। और ऊंटनी के दूध में क्या पाया जाता है? विटामिन सी। और डायबिटीज के पेशेंट के लिए भी क्या होता है? ये लाभदायक होता है। और इसके अलावा देखिएगा, अपन बात करें यहाँ पर तो दो एक पॉइंट्स और हैं इसमें। एक आता है राजस्थान में ऊंट वध अधिनियम 21 दिसंबर 2014 को, यानी वध का अधिनियम लाएगा कि अब आप उसकी क्या नहीं कर सकते? हत्या नहीं कर सकते। तो इसमें लिखिएगा राजस्थान में ऊंट वध अधिनियम। तो लिखो राजस्थान में, ये कुछ एक डेट वाले जो फैक्ट है इनको लिखेंगे। ऊंट वध अधिनियम, वध यानी कि उसकी हत्या करना, वध अधिनियम 21 दिसंबर 2014। तो जो पढ़ते हो ना आप, ऊंट एवं घोड़ावर्ण संरक्षण अधिनियम 2014, तो 21 दिसंबर 2014। इसके पश्चात लिखिएगा नेक्स्ट 2004 लिख दिया क्या? 204 ही रह गया। चलो आप कह रहे हो तो पूरा करा देता हूं। 2014 लिख दिया। अब देखो, ये तो बड़ा आपने किसको बताओ? ऊंट को। ऊंट के पश्चात देखिएगा राज्य पशु वाला फैक्ट कंप्लीट हुआ।
एक आता है, आप आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हो, राज्य नृत्य, कौन सा है बताओ? घूमर, यानी राज्य की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है, नहीं कहा जाता? कौन से अवसर पे किया जाता है? महिलाओं के द्वारा कि पुरुषों के द्वारा? तो महिलाओं पे इतना जोर काहे लगाया आपने? इसके अलावा देखिएगा, राज्य गीत कौन सा है? केसरिया वालम। इसको 22 जून 2017 को और राज्य का लोकगीत बनाया गया था इसको। और क्या कुछ तो ऐसा बोला है जो पड़ोसी असली है, क्या बात थी? अरे मैं लाल पीला नहीं होऊंगा, बता दो जल्दी से। चलो नहीं बता रहे तो कोई काम की बात नहीं है, सुनिएगा। तो राज्य जो गीत है केसरिया वालम आप वो नहीं पधारो हमारे देश, आप पढ़ते हो और सर अच्छे से लिखाते हैं। इसमें प्रथम बार किसके द्वारा गाया गया था? वेरी गुड, मांगी भाई जी के द्वारा। और सबसे ज्यादा बार अल्लाह जिला भाई। देखो एक साथ पूरे जोश के साथ मत बताओ, धीरे धीरे, आवाज मतलब ज्यादा तेज नहीं होनी चाहिए। सुनाई देता है नहीं देगा जब मैं बराबर बोल दूंगा कि आप और तेज बोलो। तो अल्लाह जिलाई भाई जी का जो पूरा नाम था वो क्या था? हाजन अल्लाह जिला भाई। उनके गुरु का नाम? तो ये सारी चीजें आपको सर पूरे विस्तार से, आर्ट एंड कल्चर हुआ थोड़ी अभी बाकी है। आप सुनिएगा, यहाँ पर कौन सी गायकी में गाया जाता है? मांड, ये तो बताए ना। तो बस 2-4-5 बातें और हैं जिनको सर एक्स्ट्रा लिखाएंगे। आप सुनिएगा, यहाँ पर गुरु का नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा, बाकी आप देख लेना। चांद बख्श जी। जी आप सुनिएगा, अपन बात करें बहुत कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय ख्याति में जो उपलब्ध करवाया है वो किसने बताओ? अल्लाह जिला भाई जी के द्वारा करवाया गया है। सबसे पहली बार तो किसने गाया था बताओ? मांगी भाई जी ने। और सर्वाधिक बार? एक खेल होता है बास्केटबॉल, कौन सा? तो राजस्थान का जो राज्य खेल है वो कौन सा है? वर्ष 1948 में इसको राज्य खेल का दर्जा दिया गया था। इसके अलावा देखिएगा, जो राज्य कवि हैं वो कौन है अपने? सूर्यमल मिश्र जी की कोई एक दो रचनाओं के नाम बता दो। बीड़ सतसई और वंश भास्कर, और ये दो बता दी तो कम है क्या तेरे को? ऐसे कह रहे हैं कहीं तो। हाँ जी, जी मैडम जी। ये कौन बोला इधर से? हाँ जी, ये हाफ शर्ट वाले हैं, हाफ बाजू की शर्ट जो है। किसने बोला था यहाँ पे? आपने बोला था सर, विद्या की कसम नहीं बोला आपने, आपने ही बोला था ना। चलो ऐसे ईमानदारी से बता दिया करो, मैं कुछ नहीं कहने वाला, मैंने बोला था ना मैं गुस्सा नहीं करूंगा, कोई बात नहीं। अब सुनिएगा यहाँ पर, अच्छा राजभाषा कौन सी है अपनी? राजभाषा अच्छे से पढ़ते हो? हिंदी है। तो ये देखो, जो राज्य कवि है, राज्य नृत्य वगैरह है, इसके अलावा राज्य गीत है, इनको सर विस्तार से पढ़ाएंगे। तो एक एक लाइन में लिखा देता हूँ आपको। लिखाने को तो मैं भी देख के लिखा दूं, पर इससे ज्यादा कहीं अच्छे से व्यवस्थित सर पूरी स्क्रीन पर लगा करके गीत गाते हुए, घूमर नृत्य करते हुए सब कुछ आपको पढ़ाए जाएंगे। हाँ, मैं तो करके कहाँ से दिखाऊं, वैसे ही कर रखा है मैंने। तो इसमें लिखिएगा, राज्य गीत, राज्य गीत का नाम लिखो। अब ये पधारो हमारे देश से आपको याद आया होगा, पर्यटन पड़ा था, उसका स्लोगन क्या था बताओ? उससे पहले क्या था? जाने
जैसे आप लोगों में से कई लोग हैं कि आज इस गली से नहीं उस गली से चलेंगे, पता नहीं क्या दिख जाए, कुछ नहीं दिखने वाला, सिर्फ बेरोजगारी दिखेगी अभी तो। लिखिएगा इसमें, लिखो, अब इसमें लिखो, राज्य गीत को सर्वप्रथम या पहली बार, मैं लिख रहा हूं, सर्वप्रथम या पहली बार गाया गया मांगी बाई जी द्वारा। मांगी बाई जी कहाँ की थी? अरे इंटेलिजेंट तो बहुत हो आप, अच्छा लगा मेरे। बस ऊपर वाला आपकी इस एनर्जी को सही डायरेक्शन में ले जाए एक बार। तो नेक्स्ट लिखेगा सर्वाधिक बार। अल्लाह जुलाई भाई है क्या? और इसमें लिख देना, अरे रुक जाओ भाई, लिखिएगा, बातें नहीं करें, ऐसे नहीं करना चाहिए कभी भी। आपको ध्यान रखिएगा, आप एक अध्यापक हो और अध्यापक नहीं हो तब भी आपको सभी का सम्मान करना चाहिए। तो देखिएगा, अपन बात करें इन्हीं के द्वारा इस गीत को अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाई गई। ये कौन सी उसमें गाया जाता है शैली में और राग में? तो क्या लिखो उसमें, मांड गाय की मांड शैली लिखूं क्या? लिखो इसे मांड गायकी में गाया जाता है। देखिएगा, एक आता है राज्य नृत्य घूमर। घूमर जो नृत्य होता है उसमें वाद्य यंत्र कौन से काम आते हैं? लिख दिया यहां तक। घूमर कब किया जाता है? गणगौर पर, तेज, मांगलिक अवसरों। तो इसमें लिखिएगा नेक्स्ट, यहां तक नोट किया सभी अध्यापक महोदय? लिखो, अब ये वाला जो पार्ट चल रहा है, शुरुआत के 4 बिंदुओं को छोड़ने के बाद ये वाला पार्ट आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री से रिलेटेड है। और शुरुआत वाला पार्ट था किससे? भूगोल। भाई वनस्पति पढ़ा, वन्य जीव पढ़ा आपने, और तो क्या ही था बताओ? तो राज्य पक्षी, राज्य पशु वगैरह जो पढ़ा था। अब आगे का जो पार्ट है ये आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट है, जहां पर सर आपको इसकी वीडियो दिखाते हुए अच्छे से समझाएंगे जब आपको पढ़ाएंगे। अभी हुआ थोड़ी कंप्लीट आपका कल्चर, कब से? आज सेकंड क्लास थी। कौन सा सर पढ़ा रहे हैं? कौन से सर? चश्मा लगाते हैं क्या? फिर तो जानते हो आप। सुनिएगा, ऐसे खुली शर्ट में तो नहीं आते हैं, ऐसे ही आते हैं। अरे कोट पैंट इतकू आ जा। देखो, राज्य नृत्य, राज्य नृत्य में लिखिएगा
तो आप में से नृत्य करना किस किस को नहीं आता? कोई बात नहीं, 3rd ग्रेड में क्वेश्चन नहीं आएगा, वो करवाएंगे नहीं। तो इसका नाम लिखो, घूमर। इसके उपनाम यानी जो संज्ञाएं दी गई हैं, लिखो राज्य की आत्मा, लोक नृत्यों का सिरमौर, तो लोक नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है इसको। नोट करो। अब देखिएगा इसमें अवसर कौन से रहेंगे जिन पर ये किया जाता है? तीज, गणगौर, मांगलिक अवसर। बाकी जब घूमर नृत्य करते हैं तो जब वो लहंगा होता है नारी शक्ति का, उसमें सबाई घेर ऐसे कुछ शब्दावली विस्तार से सर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। आज शायद पहली या दूसरी क्लास थी आपकी आर्ट एंड कल्चर की? दूसरी। 2 से 4 होती है, 4 से 6, 7 से, इसका मतलब पढ़ के आए हो शकुंतला में। हाँ, आगे बढ़े। तो सुबह 7 से शाम को 8 तक पैक हो, और कहीं कोई कार्य के लिए कोई टाइम नहीं है आपके पास। अन्याय तो हो रहा है आपके साथ। किसने किया है ये अन्याय? बोले हमने, इसी बैच के लोगों ने किया है। आपके साथ तो होना भी चाहिए अन्याय। देखो, राज्य नृत्य के बाद हेडिंग लगाओ राज्य कवि। देखो आप में से मैं बता देता हूँ, 1-2 दिन में बातें ज्यादा करता हूँ पहली क्लासों में। जो आज लास्ट क्लास है ये बातें करने वाली, कल से आते ही आपको भी लगेगा कि हाँ हम व्यवस्थित 2 घंटे पढ़ रहे हैं, 33 मिनट बर्बाद नहीं करूंगा इधर वाले के, है ना। आप सुनिएगा यहाँ पर। तो जो ज्यादा पढ़ने वाले जो इरिटेट हो रखे हैं वो पानी पी लें, माइंड को शांति में रखें। ऐसे ही पढ़ने वाले लास्ट तक। तो इसमें लिख दिया यहाँ तक राज्य नृत्य है, बाकी सर पूरा विस्तार से पढ़ाएंगे। इसके पश्चात लिखिएगा, ये तो आपको लिखा दिया नहीं तो बस बता के जाना होता कि राज्य प्रतीक चिन्ह ये है, क्योंकि आप घर तो पढ़ना बिल्कुल चाहते नहीं हो। तो बताओ इसमें 22 जून 2017 को शायद एक बार देख लेता हूं मैं, डेट को रुक जाओ। तो 2-1 चीजों की तो डेट नहीं दे रखी है, कुछ एक की डेट दे रखी है इनमें। बीकानेर की बताते हैं उनको, बीकानेर रियासत में। ये नहीं है, नृत्य का नहीं है, वो राज्य गीत का है। 22 जून 2017, नृत्य का नहीं दे रखा। सर ने 10 लिखा है तो सर ने सही लिखाया होगा, इसमें हो सकता है भाई मिस्टेक। मैंने कहा ना कि सर जो लिखा रहे ना उसको पढ़ना। अब लिखिएगा इसमें राज्य कवि। आ जाओ इधर, राज्य कवि। अभी भूगोल वाले टॉपिक आने वाले हैं जिनको मैं पढ़ाता हूं आपको। तो राज्य कवि का नाम बताना। सूर्यमल्ल मिश्रण है या मिश्रण है? मिश्रण जी। तो नाम लिखो, नारी शक्ति वार्तालाप बंद करो। इधर राज्य कवि का नाम लिखिएगा सूर्यमल्ल मिश्रण। सर सुने ना है? एसी बंद करवा दें भाई, एसी चालू कर देना। चला दो भाई, चला दो। और इनकी रचना लिख दो यहाँ पर। ये कहाँ के थे बताओ? सूर्यमल मिश्रण बूंदी के तो नहीं थे। रचना में बताओ वीर, और कौन सी है? वंश भास्कर। और भी हैं इनकी 4-5। तो देखो ये रचनाएं जो है आपके कुछ एक लेखक और उनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई हैं 50-100 के आसपास है, 50-60-70 के आसपास मोस्टली। उनको टारगेट किया जाता है हर एग्जाम, जैसे आज ही किया गया है, कल वाले एग्जाम में भी किया था, पिछले वाले परसों जो हुआ था। तो राज्य कवि हो गए। राज्य खेल कौन सा है?
राज्य खेल में लिखो बास्केटबॉल। अभी आपके पास ही आ रहा हूं मैं, रुक जाओ। और इसको राज्य खेल का जो दर्जा दिया गया 1948। राजभाषा कौन सी है अपनी? अभी बीच में चला था ना कि राजस्थानी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया जाए, और ये रहेगा आपके राजभाषा हिंदी। अगर राजस्थानी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दे दिया जाए तो इतना पता है कि अरावली के पूर्व वाले जो स्टूडेंट्स हैं प्रतियोगी परीक्षा के और जो लोग हैं उनके कोई हाथ पल्ले वाली बात है, यानी कुछ भी उनके पल्ले नहीं पड़ेगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, अधिकांश तक कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन मुझे भी पता है कि जब बहुत कई वर्षों पहले जब मैं पश्चिमी राजस्थान में गया या वहाँ के लोगों से मिला जुला तो मैं बस उनसे एक ही विनती करता था कि हिंदी में बात करें, और बिल्कुल ही समझ में नहीं आता। अब वहाँ उनके साथ में रहने लगे, टच में रहने लगे, तब लोगों के उनके कीवर्ड समझ में आने लगे कि इस वस्तु को ये बोलते हैं, तब जाके वो थोड़ी थोड़ी वो लहजा और वो चीज़ें समझ में आने लगे। आज भी कोई स्पीड से बोल ले तो समझ में नहीं आएगी। तो अब सुनिएगा सभी अध्यापक महोदय, इन राज्य गीत और बास्केटबॉलों में तो आप खेलने लगे रहना, गीत नृत्य और इनको तो सर अच्छे से आपको लिखा देंगे। दूसरा, अब जो आपका जो टॉपिक बचा है, तो जो कॉमन टॉपिक बताए थे मैंने आपको अभी, एक तो उद्योग, एक कृषि और जो आपके अनुसंधान केंद्र। तो पहले आप इसमें ऐसा करो, राजस्थान की जो कृषि वाला टॉपिक अनुसंधान केंद्र में सुनो, मैं क्यों नहीं करा रहा, पहले मेरी सुनो। कृषि जब पढ़ाऊंगा तो कम से कम 8 से 10 रिसर्च सेंटर उसके अंतर्गत आ जाएंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये चीजें ऐसे हैं। और पशु संपदा पढ़ते हैं, तो पशु संपदा पढ़ते तो उसके अंतर्गत पशुओं की नस्लों को लेकर के जो आपके रिसर्च सेंटर है, अनुसंधान केंद्र, जैसे कि आपके भेड़ वाला हो ही गया, और जो भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? अंबिका नगर, मालपुरा कहाँ पे? टोंक में। तो ऐसे करके आपके जैसे कि पशुओं को लेकर के अगर अपन बात करें, पशु संपदा आपको नहीं पढ़ाई है मुझे पता है, पर अपन अनुसंधान केंद्र के अंतर्गत 40 से 50 रिसर्च सेंटर पढ़ाएंगे, जिसमें से 8 से 10 से भी ज्यादा कम से कम लगभग कहाँ पे आ जाएंगे? एग्रीकल्चर में आ जाएंगे। कहाँ पे आ जाएंगे? उसमें आ जाएंगे। जैसे सभी को पता है कि अरबी फारसी भाषा शोध संस्थान कहाँ पे है? टोंक में है। कहाँ पे है? टोंक में है। आपके निभाई, निभाई कहाँ पे आता है? टोंक में आता है। राज्य प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान संस्थान कहाँ पे है? जोधपुर में है। कहाँ पे? तो कुछ तो मैं लिखा दूंगा, कुछ आर्ट एंड कल्चर में आ जाएंगे, कुछ भूगोल में आ चुके हैं। जैसे कि आपके वनों से संबंधित पूछा जाए, काजरी और आफरी कहाँ पे है? राजस्थान वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? अलवर। मरु वन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? जोधपुर। कहाँ पे है? जोधपुर। वानिकी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? जयपुर में। कहाँ पे है? तो वो भले ही वहां लिखा दिए, पर मैं आपको अनुसंधान केंद्र पढ़ाऊंगा जब पूरी की पूरी लिस्ट बता दूंगा। पहले आप कृषि वाले के अकॉर्डिंग यहाँ पर टारगेट कर लो इनको। तो सबसे, अरे इसमें मत देखो, इधर देखो, इसमें मत देखो। भाई एसी ऑन करवाएं, भाई एसी ऑन कर दे। रिमोट किसके पास है? वो उसका जो संचालित करने का जो उपकरण है, नारी शक्ति इधर ध्यान दे। रिमोट किसके पास है एसी का? नहीं बता रहे, ले गए घर। कोई बात नहीं, अभी चालू करो, एक बार दूसरा होगा, चालू कर दो। भाई रिमोट किसके पास है? सभी बता दो ईमानदारी से, कहां रखा है, किसके आसपास रखा है? हाथ खड़ा कर दो, डायरेक्ट हो जाएगा। आ जाओ, आओ तो सही। बता तो दिया है कि पेन से हो जाएगा। खड़े होके देखना, नारी शक्ति पेन लगा के हो रहा है क्या? ऑन है। आप सुनिएगा, क्या आप पढ़ने के लिए एग्री हो? पढ़ाना शुरू करूं? चलो हेडिंग लगाओ, एक पेज खाली छोड़ दो, अगले पेज से नए पेज से हेडिंग लगाओ।
राजस्थान में कृषि। हाँ जी, क्या हुआ, कैसे आपत्ति दर्ज करा रहे हो? कृषि वाले टॉपिक, ज्योग्राफी वाला रजिस्टर नहीं लाए। अब इन महानुभाव को कैसे समझाऊं मैं कि वो कृषि सामान्य ज्ञान में, मेरे की क्या जिम्मेदारी कि आप भूगोल का रजिस्टर नहीं लाए? देखो, आप सुनिएगा, सभी ध्यान से सुनिएगा। देखो, मेरे को आपको डांटना भी आता है और आप सभी के संस्कार अच्छे हैं, तो अब बस आप शांतिपूर्वक पढ़िएगा, बीच में कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? स्टार्ट करूं पढ़ाना? सीरियस होकर पढ़ लो, आगे कृषि पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ अपडेट करने की आवश्यकता जो आप सीख के जाओगे यहां से। तो हेडिंग लगा दो कृषि। अब वार्तालाप बिल्कुल बंद। तो कृषि वाले टॉपिक के अंतर्गत अपने को कौन कौन से बिंदुओं का अध्ययन करना है उसकी एक सूची बनाने जा रहे हैं, और उस सूची को बना लेना साथ साथ। तो सबसे पहला बिंदु पढ़ा जाएगा इसमें कृषि संबंधी सामान्य जानकारी। लिखते चलो इसको मेरे साथ साथ, पहले लिखो इस इंडेक्स को, फिर एक साथ पढ़ेंगे अपन 1 बाय 1। सामान्य जानकारी, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के प्रकार। ऐसे पढ़ा जाता है, कृषि को अभी पता लगेगा, पहले लिखो तो सही आप। कृषि के प्रकार के पश्चात रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स, कृषि फसलों का वर्गीकरण। कृषि फसलों का, ये इधर जो बातें कर रहे हैं बातें नहीं कर रहे। कृषि फसलों का वर्गीकरण, प्रमुख कृषि फसलों के उपनाम, प्रमुख कृषि फसलों के उपनाम, कृषि अनुसंधान केंद्र, नेक्स्ट रहेगा कृषि क्रांतियां, कृषि विश्वविद्यालय, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिनकी संख्या 5, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि संबंधी पार्क। लिखते हुए बातें नहीं होती, और आप दोनों काम एक साथ मत किया करो, पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई। तो कृषि संबंधी पार्क, बातें मैं ही बहुत कर लेता हूं आपसे। कृषि फार्म, कृषि फसलों की जिन्स या किस्म या वैरायटीज, मैंने कहा था ना आपको कि पढ़िएगा आप। तो कृषि फसलों की जिन्स, कृषि मंडियां, बातें नहीं करें। कृषि मंडियों के बाद लिखिएगा प्रमुख कृषि फसलों के रोग, एच रह गया क्या? जी के बाद क्या आता है? अच्छा, एच रह गया। आप बातें कर रहे हो ना, आपको चुप करते करते बीच में एच गड़बड़ा गया, इसीलिए कह रहा हूं बातें मत करो। तो कृषि के रोग, इसके पश्चात लिखिएगा कृषि नीतियां, एग्रीकल्चर पॉलिसी। कृषि नीतियों के पश्चात रहेगा कृषि संबंधी योजनाएं,
अभी शुरुआत हुई है। इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का महत्व। आज ही बोलोगे आप, आज के बाद बस पढ़ोगे ही पढ़ोगे। राम बाबा को तो ठीक है, पर तो देख लूंगा मैं, चुप बैठे रहे। तो कृषि संबंधी योजनाओं के पश्चात लिखिएगा। कृषि उत्कृष्टता केंद्र। बातें नहीं कर रहे, क्या समस्या है? अब आप अधूरा पढ़ते हो तो मैं क्या करूं? मैं तो पूरा पढ़ा के जाऊंगा, अधूरा नहीं पढ़ाऊंगा इनको। लिखिएगा क्या? लेवल 1 वाले? आप लेवल 1 वाले और सेकंड के हो? सेकंड के हो? आपको सबसे पहले पढ़ा दूंगा कौन सा, बताओ? कृषि फसल। अभी तो चीख चीख के पुकार पुकार के रहे थे कि कृषि पढ़ाओ, और कृषि फसलों वाला ही क्वेश्चन नहीं आता। आपका पिछला एग्जाम उठा के देखना आप, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, एपीकल्चर कृषि के प्रकार हैं, वो कृषि की फसल नहीं है। उनमें से क्वेश्चन आया, वो कहां पे आएगा? कृषि के प्रकार में आएगा अध्यापक महोदय। ये है जी। रजिस्टर नहीं लाए तो ऐसे बच्चों की सी बातें क्यों कर रहे हो? मेरे भाई आप हो गए, आपके ये साथी, सर हम तो रजिस्टर ही नहीं लाए। तो कोई तो कॉपी होगी भाई, पढ़ना आपको ही है। ऐसा थोड़ी है कि 2 4 5 जनरेशन के लिए नोट्स बनाने आए हो पीढ़ियों के लिए, कि हमारे काको साहब पढ़ने गए थे जयपुर, वहां से लिख के आए हैं, हमारी दादी साहब, बुआ साहब, कभी तो बनोगे। ऐसी बातें मत करो। देखिएगा यहाँ पर कृषि उत्कृष्टता केंद्र, इसके बाद साल लिखिएगा। इसमें अभी आप लोगों के ही बैच के द्वारा बोला गया और आपके क्वेश्चन आता है, और वो कृषि फसल दे दिया है, क्वेश्चन कृषि से ही आ रहे हैं, और आप खुद अपना पेपर उठा के देखना पिछले वाला। ठीक है अध्यापक महोदय? अरे रुक तो जाओ, अभी तो शुरुआत हुई है। कृषि का महत्व, नेक्स्ट लिखो। आपको भी तो पता लगे ना कैसे। और कृषि से मतलब नहीं है, आगे जितने भी टॉपिक आपके बचे हुए हैं, उद्योग, आपको क्या लग रहा है 4 उद्योग लगा के निकलूंगा मैं? पूरा उद्योग पढ़ा के निकलूंगा। देखो यहां पर ये लिख दिया यहां तक। इनसे ही मतलब नहीं है, आप भी बातें नहीं कर रहे। मैं किसी को डांटता नहीं, बातें नहीं कर रहे। नारी शक्ति, क्या समस्या है? हाँ जी, क्या चल रहा है? तो बातें काहे कर रहे हो? हाँ जी, यहां तक लिखा सभी ने? जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख लो। जितनी शांति बना के रखोगे ना, उतने ही फायदे में रहोगे। यानी कि फायदे में वैसे नहीं है कि मैं डांटूंगा करूंगा, नहीं, मतलब अच्छे से पढ़ पाओगे आप चीजों को। मैं पढ़ाता रहूंगा और आप बातें करते रहो, नुकसान सिर्फ आपका, मेरा कुछ नहीं है। पोडियम पाने के बाद पैसा स्टार्ट, नुकसान सिर्फ स्टूडेंट्स का होता है। किसी अध्यापक से अच्छे से चीजों को पढ़ना है, सबसे बड़ा हथियार होता है शांति, और जीवन में भी मौन यानी जो शांति होती है वो बहुत अच्छे से आगे लेके जाती है। तो यहां तक पहुंच गए आप कृषि का महत्व। अब आता है कृषि फसलों का उत्पादन। कृषि फसलों का उत्पादन, जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब सुनिएगा, जो अध्यापक महोदय अभी कह रहे थे ना, हमारे जो साथी हैं, कि कृषि फसल दे रखी है, तो कृषि फसल है तो कृषि फसलों का उत्पादन भी तो होगा ना। कृषि फसलों का आया कि नहीं आया इसमें बताओ? अभी बता रहा हूं, आप सभी का तोड़ बता रहा हूं, रुक जाओ। यहां तक लिखा। अब लिखो इसमें कृषि जलवायु प्रदेश, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन। फिर अब सारे टॉपिक्स लिखो आप। अभी तो आप ही मैडम जी इनके लीडरशिप बन के सामने आए थे। जी मैम, लीडरशिप का मतलब है कि आपने मेरे को बताया था, ऐसे नाराज नहीं हो। आपने बोला था अभी कि सर कृषि पढ़ना, उसमें आएगा। अब कृषि पढ़ेंगे तो कृषि फसल को तो मैं पढ़ा दूं, यहाँ पर फसलों का वर्गीकरण, और क्वेश्चन आ जाए कृषि फसलों के उत्पादन से, और कृषि फसलों की जो अन्य जो सेंटर फॉर एक्सीलेंस है वो भी इससे जोड़ा जा रहा है। और कृषि फसल आपके सिलेबस, समझा रहा हूं, डांट नहीं रहा ना, आपको कोई सुना रहा, तंज नहीं कस रहा आपके ऊपर।
कृषि फसल दे रखा है, वो कृषि दे रखा है एक तरीके से आपके, क्या दे रखा है? कृषि। कहीं कहीं पे केवल भौतिक स्वरूप आता है, तो भौतिक स्वरूप में पूरी की पूरी भूगोल आ जाती है देवताओं, पिट्सन आता है उससे आपके। आगे बढ़े क्या? तो आप देखो यहां पर क्यों हो गया, अब लिखिएगा इसमें नेक्स्ट क्या हुआ। देखो एक तो बातें मत किया करो, आपको जो डरा धमका के रखता है उसकी बातें तो आप अच्छे से सुनते हो, तो मैं ना तो आपको डराने वाला ना धमकाने वाला, बराबर के हो, पढ़ लो चीजों। और जिस को आपत्ति है ना कि ये हमारा इतना नहीं दे रखा, मैं आपके जो दे रखा है ना L2 वालों के जो मन में भूचाल आ रखा है, पहले मैं अभी कृषि फसलों का वर्गीकरण ही पढ़ा देता हूँ। L1 वाले शांति रखिएगा, आपको सारी चीजें पढ़ा दूंगा, इनको नहीं बैठाऊंगा अगली क्लास में, टेंशन मत लो आप। अगली क्लास का मीनिंग है जब ये पढ़ाऊंगा पूरा कृषि। तो हेडिंग लगा दो। अच्छा इसमें 2-3 पॉइंट्स तो और तो लिख दो, इसको तो कंप्लीट करो कम से कम, इसको तो कंप्लीट पढ़ लो देवताओं। लिखिएगा कृषि जलवायु प्रदेश। नेक्स्ट लिखिएगा अब जो महिला कृषि जोत, पुरुष कृषि जोत है, कृषि एवं वानिकी क्षेत्र का योगदान है, जो इकोनॉमिक वाले पोर्शन से जोड़ के जो आजकल टारगेट किया जा रहा है। वापस रिपीट कर रहा हूं, मैं पढ़ाऊंगा L2 वालों को केवल कृषि फसल, फिर क्वेश्चन वहां से आए तो मेरे को आप नहीं बोलोगे कुछ भी आगे। तो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, ग्रेड 3 का ही बैच था, पिछली वाली जो बढ़ती परीक्षा थी रीट पात्रता वाली, उसमें मैं कृषि पढ़ा रहा था। इसी कृषि को लेकर सर हमारे तो इतना सा दे रखा है, कृषि फसल दे रखा है, आप इतना पढ़ा रहे हो, तो वो कृषि फसल से तो नहीं आया, बाकी के जो लिखा है था उसमें से जरूर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। करंट अफेयर्स दे रखी है क्या आपके? तो आपको मैं बता दूं ना, कृषि सिलेबस में नहीं हो और कृषि फसल भी नहीं है, तो नए नए सेंटर फॉर एक्सीलेंस खोजे जा रहे हैं, वो भी क्वेश्चन आ जाएगा आपकी करंट वाले जोड़ पोर्शन से जोड़ करके। तो इसीलिए कूल होकर के सभी अध्यापक महोदय पढ़ो ना, मेरे को ज्यादा पढ़ाने का शौक है, और ऐसा नहीं कि यही टॉपिक मेरे को अच्छे से आ रहा है, आगे के जितने भी ज्योग्राफी के टॉपिक बचे हुए सबको बराबर ऐसे ही पढ़ाऊं। और पहले जो पढ़े ना, चाहे कांस्टेबल के बैच में बैठा हो, चाहे ग्रेड 3, चाहे कोई बड़ा बैच, सारे बैच बड़े होते हैं। सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा आज राजस्थान की CET, उसके बाद है पटवारी, उसके बाद है आपके LDC, और उसके बाद आते हो आप ग्रेड 3। जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे सिलेबस कम होता चला जाएगा, प्रश्नों का जो क्रम है वो इजीली वे में आता चला जाता है। आप बताओ मेरे को, आप खुद ही बता दो L2 वालों, फिर बीच में मत बोलना, बीच में नहीं रुकूंगा जब पढ़ाने लग गया तो, केवल यही पढ़ना है। क्वेश्चन उससे भी आ रहा है और क्वेश्चन पिछली बार इससे भी आया है, पूरा पढ़ने वाले हाथ खड़ा करो, केवल कृषि फसल पढ़ने वाले हाथ खड़ा करो, केवल कृषि फसल। आप चलो तो हेडिंग लगा दो सबसे पहले, कृषि संबंधी सामान्य जानकारी। ज्यादा समय नहीं लूंगा इसको पढ़ाते पढ़ाते, और टाइम लगे तो लगने दो। आपकी कौन सी नौकरी जा रही है? नौकरी आ रही है, टाइम खूब है, कम नहीं है, बहुत है, पढ़ो। और ये तो आपसे सलाह ले ली है, नहीं तो मैं सीधे हेडिंग लगवाता। हेडिंग लगाओ, लिखो A पॉइंट हेडिंग लगाओ इसमें, कृषि संबंधी सामान्य जानकारी। आप सुनिएगा सभी अध्यापकगण, यहां पर बोर्ड पर ध्यान दें। तो कृषि संबंधी जो सामान्य जानकारी आपने हेडिंग लगाई है, देखो यहां पर एक शब्द लिखा मैंने, कृषि, और कृषि को अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है एग्रीकल्चर। ये अंग्रेजी भाषा का शब्द हो गया। और ये जो कृषि शब्द है, सुनिएगा यहां पर, बातें नहीं कर रहे, नारी शक्ति ज्यादा बात कर रही है, यही बात नहीं कर रहे, आप भी कम नहीं हो, बातें नहीं कर रहे।
अब भाई बीच में बोलना स्टार्ट नहीं करें भाई, सुनो। कृषि जो शब्द है संस्कृत भाषा की एक धातु आती है, कृष धातु। तो कृष धातु से ये कृषि शब्द बना है और ये संस्कृत भाषा। और इस कृष धातु का मीनिंग या जो अर्थ है, इसका जो अर्थ रहेगा वो रहेगा कर्षण करना। तो कर्षण या जोतना, तो खेतों की जो जुताई की जाती है उसे कर्षण कहा जाता है, ये इसका अर्थ हो गया। एग्रीकल्चर अंग्रेजी भाषा का जो शब्द है, इसकी जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा से हुई है। किससे हुई है बताओ? लैटिन भाषा से। और ये लैटिन भाषा का एक शब्द आते हैं, 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है एगर प्लस कल्चरा। तो लैटिन भाषा के 2 शब्द आ जाएंगे आपके, एगर और एक आ जाएगा कल्चरा। कल्चरा, एगर का मीनिंग होता है लैटिन भाषा में सोइल यानी कि मृदा, और कल्चरा का मीनिंग होता है जुताई करना, जोतना, या खेतों की या भूमि की जुताई करना, उपजाऊ जो भूमि होती है। तो पहले आप इसको एज इट इज ऐसे ही लिख दो। कृषि शब्द की उत्पत्ति कृष धातु से हुई है, संस्कृत भाषा का शब्द है, अर्थ होता है कर्षण करना या जोतना। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, एगर प्लस कल्चरा, मृदा एगर होता है और कल्चरा मीन्स होता है जोतना या जुताई करना। बोला यह है कि जो कृषि शब्द है ऐसे ही लिखना है, इसको ताहतीय में नहीं लिखना है। कृषि शब्द आपको दिख रहा है कि कृष धातु से बना है, और कृष धातु का मीनिंग या जो अर्थ है वो है आपके कर्षण करना या जोतना। और एग्रीकल्चर शब्द जो है इंग्लिश भाषा का है, उत्पत्ति है लैटिन भाषा से, 2 शब्दों से मिलकर के हुई है, एगर प्लस कल्चरा। नोट करो। एक तो आप आपस में बुरा मत मान जाया करो किसी की भी बातों को, और मानो तो कोई फर्क नहीं है किसी के, ना आपके ना मेरे ना किसी और के। एगर प्लस कल्चरा या कल्चर। ये जो इंडेक्स जितनी बड़ी आपको लग रही थी ना, इंडेक्स ही बड़ी है, बाकी के 3 से 4 बिंदु उसमें थोड़ा सा डेप्थ से पढ़ना है, बाकी के उनमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा कृषि को पढ़ने में। तो आप क्या बस सिलेबस को देखते ही घबरा जाते हो, और यही आपकी ज़्यादा पढ़ने के बावजूद भी असफलता का है। वैराइटीज में से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस्मों में से क्वेश्चन आएंगे, तो पेशेंस बनाए रख। कृषि फसल दे रखा है तो कृषि फसलों की जिन्स भी तो होती हैं, वो भी तो कृषि फसलों से जुड़ा है भाई। ओवरऑल कृषि फसलों का कहीं ना कहीं आपके अनुसंधान किया जा रहा है, कृषि फसलों का कुछ ना कुछ नवाचार करके उसका सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित हो रहा है। तो आप कैसे भूल गए कि कृषि फसल पूरा कृषि नहीं है? बताओ, रबी खरीफ जायद के गए दिन, वो नहीं आएगा। देखो यहाँ पर फिर कहते हो कि मास्टर रबी खरीफ जायद पढ़ा के गया, प्रश्न तो आया ही नहीं, अधूरा छोड़ गया। आगे बढ़ें क्या? अब सुनिएगा, भारत हो चाहे राजस्थान, अपने यहाँ पर जो कृषि है वो मानसून पर आधारित है। किस पर आधारित है? मानसून। मानसून पर आधारित है तो कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। किसको? मानसून को कृषि का जुआ नहीं कहा जाता। किसको कहा जाता है? कृषि को मानसून का जुआ। जुआ यानी जो खेल होता है जिसमें आपने महाभारत में शकुनी जी को देखा होगा, पासा जैसे वो सुनता था, वो कहानी अलग है। तो जैसे आपका दाव आता है, लूडो खेलते हो आप, वही है, जुआ ही है एक तरीके से, और क्या है। तो जुए में अगर अपना दाव अच्छे से आए, जीत होती रहे, तो जुए जैसा खेल नहीं है। तो जुआ ही है एक तरीके से। अच्छे से बारिश हो रही तो कृषि फसलों का उत्पादन अच्छे से हो रहा है, अब ज्यादा ही अच्छे से हो रही है तो अब गल रही है पकी हुई फसलें, नुकसान भी हो रहा है, खरीफ की फसल को बहुत बड़ा नुकसान। और इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पर तो मानसून पर आधारित है। तो मानसून पर जब डिपेंड है तो कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है।
कृषि सबसे ज्यादा की जाती है मैदानी भागों में। कहां पे की जाती है? क्योंकि मैदानों का जो निर्माण है वो नदियों के द्वारा जमा किए गए सेडिमेंट यानी डिपॉजिट किए जाते हैं, अवसाद जमा किए जाते हैं, कंकर पत्थर मिट्टी के कारण। तो उसमें जलोढ़ मिट्टी होती है, जल के द्वारा ओढ़ाई गई। एक होती है वातोड़, वायु यानी हवा के द्वारा ओढ़ा करके लाई गई। तो जलोढ़ मिट्टी होती है, टू टाइप्स होते हैं मोस्टली उसके, एक तो होता है खादर और एक होता है बांगर। नवीन जलोढ़, प्राचीन जलोढ़। तो मैदानी भागों में मोस्टली कौन सी मिट्टी आ गई? जलोढ़, जो कि नदियों के द्वारा निर्माण हुआ है। उपजाऊ होती है, उपजाऊ होती है। तो राजस्थान और भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। राजस्थान की कितनी है? 62%, और भारत की है 54.6%। अब कई जगह आपको 75 मिलता है और उसमें कंफ्यूज हो जाते हो आप। पॉपुलेशन पढ़े हो, जनसंख्या पढ़े हो, जनसंख्या है तो सही ना सिलेबस, जनसंख्या पढ़े हो तो जनसंख्या में जैसे टोटल पॉपुलेशन है 6.86 करोड़, 100% हो गई। और 100% में से 75.1 या 75.10% यानी 75.1 ग्रामीण है, और 24.9 या 90% क्या है? शहरी। तो समस्त ग्रामीण जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न नहीं है। कई जगह उस फैक्ट को गलत लिखा गया और ये फैक्ट में से क्वेश्चन आता है, बीएसटीसी जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसमें से। तो राजस्थान की 62% जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है, भारत की है 54.6। और दोनों ही क्वेश्चन अभी 3-4-5 महीने के अंतराल पर इन वैकेंसीज में अलग अलग में पूछे जा चुके हैं। तो उसको पढ़ाएंगे इंपोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का महत्व जब पढ़ाएंगे तो रोजगार वाला बिंदु आएगा। इकोनॉमी से जुड़े हुए क्वेश्चन आ रहे हैं, वन संपदा, पशु संपदा, पर्यटन, परिवहन, जनसंख्या, कृषि, ये समस्त टॉपिक जो है आपको मैं बता देता हूं। इकोनॉमिक रिव्यू और करंट अफेयर से जोड़ करके पढ़ गए तब तो भूगोल सही है। नदी नाले के तो 2-4-5% नहीं मिलेंगे, 1-2-2-4 जो भी है, ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो अब देखिएगा अपन बात करें यहाँ पर, और आपको दिख भी रहा होगा सेकंड ग्रेड वाले एग्जामों में। अब देखो इसमें ये तो आपने यहाँ तक लिखा है, तो नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, लिखो भारत एवं राजस्थान में कृषि, भारत एवं राजस्थान में कृषि मानसून पर आधारित है। भारत एवं राजस्थान में कृषि मानसून पर आधारित है। आ जाओ क्लास में, आ जाओ, कुछ बैठे बैठे खो गए पता नहीं कहाँ। भारत एवं राजस्थान में कृषि मानसून पर आधारित है। अतः कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। मानसून का जुआ कहा जाता है। तो कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। अब जब सबसे ज्यादा कृषि आपके मैदानों में की जा रही है तो हार्ट लैंड ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का हृदय स्थल किसे कहा गया? मैदानों को। किसे कहा जाता है? तो एक लाइन लिख दो, कृषि सर्वाधिक मैदानी भागों में की जाती है। कृषि सर्वाधिक मैदानी भागों में की जाती है। कृषि सर्वाधिक मैदानी भागों में की जाती है क्योंकि मैदानों में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है जो उपजाऊ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है जो उपजाऊ मिट्टी होती है। स्टार लगा के लिख दो अगली लाइन में, अतः मैदानों को, अतः मैदानों को कृषि का हृदय स्थल कहा जाता है। अतः मैदानों को कृषि का हृदय स्थल कहा जाता है, हार्ट लैंड ऑफ एग्रीकल्चर। देखो आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं,
जो सामान्य ज्ञान में जो टॉपिक दे रखे हैं ना, और जो भूगोल में दे रखे हैं, भूगोल में हो सकता है कि एक दो टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे तो कोई बड़ी बात नहीं, पर सामान्य ज्ञान में जो टॉपिक आपके डिसाइड कर रखे हैं क्वेश्चन 101% आएगा ही आएगा। तो इसमें लिखिएगा नेक्स्ट, यहाँ तक लिख दिया। और यही रीजन है पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या। सबसे ज्यादा 595 कहाँ पढ़ते हो? जयपुर। 503 कहाँ पढ़ते हो? भरतपुर। तो जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर आता है कि नहीं आता है? तो ये मैदानी भाग है, कृषि में जनसंख्या संलग्न है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पे होता है? मैदानी क्षेत्रों में। कहाँ पे होता है? तो वो ज्यादा नहीं लिखना अपने को। ये थी कृषि की सामान्य जानकारी। अगला जो बिंदु आता है वो है आपके, कौन सा बताओ? टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के प्रकार। क्या है बताओ? कृषि के प्रकार। तो इसमें हेडिंग लगाओ नेक्स्ट, बी पॉइंट हेडिंग लगाओ, कृषि के प्रकार। समय हो गया कि नहीं हुआ वो आप डिसाइड मत करो एक बार। कृषि के प्रकार समय तब होएगा जब आप सरकारी स्कूल में अध्यापक बन जाओगे। वहां इंतजार करना कि अब कितना टाइम हो जाए और कितना बचा है। यहाँ तो बस ये इंतजार करो कि समय धीरे चले, वहां इंतजार करना कि समय जल्दी कटे, पैसे भी आएंगे वहां नौकरी लगने के बाद। तो देखिएगा कृषि के प्रकार, तो मोस्टली देखो कृषि के दो प्रकार पड़ते हैं, या दो भागों में इसको वर्गीकृत किया जाता है। एक तो होता है सामान्य कृषि और एक होता है वैज्ञानिक कृषि। तो लिखिएगा नेक्स्ट लाइन मेरो करके, कृषि को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। कृषि को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पूरा का पूरा जो पंच परमेश्वर वाला ग्रुप है पढ़ाई पे ध्यान दें। कृषि को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है, और जहां दो भाग लिखा है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करो। एक तरफ लिखो आपके सामान्य कृषि, और दूसरी तरफ लिख दो वैज्ञानिक कृषि। वैज्ञानिक कृषि। तो आप घबराओ मत, कल की 2 घंटे की जो क्लास होगी ना उसमें कृषि के जो आधे से ज्यादा इंडेक्स है ना गायब। तो देखो यहाँ पर सामान्य कृषि और वैज्ञानिक कृषि। अब इसका मीनिंग या अर्थ आपसे पूछा जाए तो सुनिएगा जस्ट, छोटा सा इसमें जो अंतर रहेगा वो ये रहेगा, वेरिएशन। कोई भी खेत है, उस खेत में आप गेहूं की फसल उगा रहे हो, उसमें जौ की फसल नहीं उगा सकते क्या? बाजरा कर सकते हैं? खेत मना करेगा क्या? नहीं, मैं तो केवल गेहूं उगने दूंगा, नहीं करेगा ना। तो सामान्य कृषि में किसी विशेष फसल या उत्पाद यानी प्रोडक्ट को टारगेट नहीं किया जाता। वैज्ञानिक कृषि में टारगेट किया जाता है। पिसीकल्चर में मत्स्य पालन नहीं होगा, मछली पालन नहीं होगा। होगा क्या? दोनों एक ही हैं, इसीलिए बातों में मत लगो जो पीछे वाले अध्यापक है। तो मत्स्य पालन या मछली पालन से संबंधित वैज्ञानिक कृषि का प्रकार पिसीकल्चर। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन या शहद उत्पादन। विटीकल्चर में आपके अंगूर की खेती। तो पिसीकल्चर, एपीकल्चर, विटीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, पोमोकल्चर, आर्बरिकल्चर, आर्ट एंड कल्चर के अलावा सारे कल्चर कहाँ पे हैं? भूगोल में। तो वो सारे कल्चर आ जाएंगे। और पिछली परीक्षाओं में आपके कल्चर वाले पोर्शन से क्वेश्चन पूछा गया है, जो कृषि के किसमें नहीं है? फसलों में नहीं है। किसमें है? कृषि के प्रकार में। तो समस्त लोगों से अनुरोध है, एक पर्सन भी अगर आप सही करके गए या सही करके आए तो वो आपको आगे लेके जाएगा। तो शांतिपूर्वक पढ़ेंगे। कल से 2 बजे फिक्स क्लास स्टार्ट कर दूंगा। धन्यवाद सभी को, नमस्कार। अब जाओ जियो अपनी जिंदगी।